1988 लंदन के एक होटल से होती है। यहाँ रॉबर्ट नाम का एक आदमी बैंक लूटने की तैयारी कर रहा है। प्रोस्थेटिक मेकअप करके और लाल जैकेट पहनकर पहुंचता है सीधे बैंक। बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और अंदर रॉबर्ट गन पॉइंट पर कैशियर को लेता है। बैंक के सारे पैसे अपने बैग में यहां से निकल जाता है। रॉबर्ट ने मेकअप किया था, इसलिए कोई भी उसकी ओरिजिनल शक्ल पहचान तक नहीं पाता। रॉबर्ट के जाते ही पुलिस वालों को वायरलेस पर एक मैसेज मिलता है कि बैंक में चोरी हुई है और चोर अभी अभी लाल जैकेट पहनकर बाहर निकला है। तभी पुलिस वाले की नजर बैंक के सामने गुजर रहे एक आदमी पर पड़ती है। पुलिस वाला उस आदमी को गन पॉइंट पर रोककर चोरी के बारे में पूछता है। वह आदमी बताता है कि वह चोर नहीं है, बल्कि किसी ने उसे अभी थोड़ी देर पहले ये लाल जैकेट दी थी। आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिसमैन एक लाल जैकेट पहने हुए म्यूजिशियन से पूछताछ कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट चोरी किए हुए पैसे होटल में लेकर आता है और कपड़े चेंज करके वापस उसी बैंक के पास पहुंचता है। यहाँ पुलिस वाला उस आदमी से पूछताछ कर रहा है। रॉबर्ट ने पुलिस वाले से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? वह लोकल पुलिस वाला उसे यहां से जाने के लिए कहता है, पर वह आदमी जिसे पुलिस चोर समझ रही है वह पलटकर रॉबर्ट को देखता है, पर वह उसे पहचान नहीं पाता कि रॉबर्ट ने अपना प्रोस्थेटिक मेकअप उतार दिया है। आगे हम देखते हैं कि लाल जैकेट पहने हुए म्यूजिशियन से पूछताछ कर रहे हैं। म्यूजिशियन कहता है कि किसी ने मुझे बैंक के पिछले दरवाजे पर इस जैकेट को पहनकर म्यूजिक बजाने के लिए $50 दिए थे। तभी यहाँ एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम नाइट्स है। वो पुलिस वालों को बताता है चोर बहुत शातिर था, उसने बैंक के एक दरवाजे पर म्यूजिशियन से इसलिए परफॉर्म करवाया ताकि भीख, मदद या डोनेशन देने के डर से लोग दूसरे दरवाजे से बैंक के अंदर घुसेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वो दरवाजा खाली था जहां म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहा था और उसी दरवाजे से चोर चोरी करके बड़े आसानी से फरार हो गया। डिटेक्टिव नाइट्स रॉबर्ट के बारे में पहले से ही जानता है, इसलिए उसे यकीन है कि इस बार भी चोरी रॉबर्ट व्हाइटमैन ने की होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक कार से जा रहा है। वह बहुत खुश है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, वो तो चोरों की दुनिया का बादशाह है। उसने अब तक 59 बैंक लूटी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि लोग उसे जिस रॉबर्ट के नाम से जानते हैं वह उसका असली नाम है ही नहीं। इसके बाद सीन 4 साल पहले का शिफ्ट हो जाता है। कोर्ट का सीन है और जिसे हम अभी तक रॉबर्ट समझ रहे थे उसका नाम गिलबर्ट है। कोर्ट चेक बाउंस के मामले में 18 महीने की सजा सुनाती है, पर गिलबर्ट 6 महीने में ही जेल से फरार हो जाता है और पूछता है कनाडा के ओटावा सिटी। यहां पर वह अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा है, पर देश की इकोनॉमी डाउन होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पा रही है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक आइसक्रीम कंपनी ऑनर बेन से होती है। बेन उसे जॉब दे देता है और बेन उससे उसकी आईडी मांगता है। गिलबर्ट बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं आईडी लाना भूल गया हूं, थोड़ी देर में लेकर आता हूं। इतना कहकर गिलबर्ट वहीं थोड़ी दूर पर बैठे एक भिखारी के पास पहुंचता है और गिलबर्ट भिखारी को ऑफर देता है, तुम मुझे अपनी आईडी दे दो, मैं तुम्हें $2 दूंगा। भिखारी आईडी देने को राजी हो जाता है, पर $2 पर नहीं, पूरे $22 पर यह डील डन होती है। और अब उस भिखारी की आईडी गिलबर्ट अपनी आईडी बताकर बेन को देता है। आईडी पर नाम लिखा है रॉबर्ट व्हाइटमैन और अब गिलबर्ट अपना नाम सबको रॉबर्ट ही बताने लगता है। नौकरी तो मिल गई, अब उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी और वह नजदीक के एक चर्च के एक हॉस्टल में रहने लगता है। यहाँ उसकी मुलाकात एंड्रिया नाम की एक लड़की से होती है जो इस शहर में पढ़ाई पूरी करने के लिए आई है। रॉबर्ट और एंड्रिया एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन बेन रॉबर्ट से कहता है कि देश की इकोनॉमी खराब चल रही है, शायद इसी वजह से उसका आइसक्रीम का बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसलिए वह अपनी आइसक्रीम कंपनी को शट डाउन कर रहा है। जॉब जाने की वजह से गिलबर्ट परेशान होता है और आज की रात गिलबर्ट नाइट क्लब में बियर पीने के लिए आता है। परेशान गिलबर्ट आज की रात नाइट क्लब में बियर पीने के लिए आता है। इस नाइट क्लब का ऑनर टॉमी नाम का एक आदमी है। टॉमी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है। गिलबर्ट देखता है कि टॉमी और डायमंड नाम का एक आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। डायमंड को शक होता है कि ये आदमी अपनी बातें सुन रहा है। वह गिलबर्ट से पूछता है एनी प्रॉब्लम? गिलबर्ट बड़ी चालाकी से कहते हुए यहां से निकल जाता है। तभी नाइट क्लब के अंदर डिटेक्टिव नाइट्स की एंट्री होती है। अभी गिलबर्ट अपराध की दुनिया में आया ही नहीं है, इसलिए नाइट्स की नजर उस पर नहीं पड़ती है। नाइट्स तो इस क्लब में अक्सर आता रहता है क्योंकि वह टॉमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि वह टॉमी को अंदर कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रिया और गिलबर्ट आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। तभी एक रोमांटिक म्यूजिक बजता है और दोनों
एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कहानी सीधे 8 महीने के बाद शिफ्ट हो जाती है। गिलबर्ट और एंड्रिया एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं। एंड्रिया प्रेग्नेंट है। एक दिन घर पर रखे न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर को गिलबर्ट पढ़ता है। न्यूज़पेपर में खबर है कि गिलबर्ट नाम का एक आदमी जेल से फरार है और पुलिस को पता चला है कि वो कनाडा के किसी शहर में रहता है। पढ़कर गिलबर्ट डर जाता है कि कहीं इस खबर की एंड्रिया ने पढ़ तो नहीं लिया, पर तब तक उसे याद आता है कि एंड्रिया को गिलबर्ट नहीं, रॉबर्ट व्हाइटमैन के नाम से जानती है। अब रात में गिलबर्ट और एंड्रिया साथ बैठे होते हैं। एंड्रिया गिलबर्ट को प्रेगनेंसी की खबर सुनाना चाहती है, पर उससे पहले गिलबर्ट कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं क्योंकि ओटावा में मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। एंड्रिया को लगता है कि गिलबर्ट अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है और वह प्रेगनेंसी की खबर गिलबर्ट के साथ शेयर नहीं करती। आगे गिलबर्ट ओटावा छोड़कर वैंक्योर आ जाता है। यहां पर भी जॉब का वही हाल है, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। एक दिन वह एक बैंक के सामने खड़ा है और वह देखता है कि बैंक का कैश गाड़ी में लोड किया जा रहा है। उसके दिमाग में इस कैश को चुरा लेने का ख्याल आता है, पर बस ये एक ख्याल मात्र था, क्योंकि बैंक के पैसों को चुरा लेना किसी बच्चे का खेल नहीं। इसके बाद दुखी गिलबर्ट फोन बूथ पर जाता है और एंड्रिया को फोन लगाता है। गिलबर्ट का फोन आते ही एंड्रिया खुश हो जाती है। उसे अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर रॉबर्ट को बताती है। रॉबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि रॉबर्ट को भी एक परिवार चाहिए, पर अचानक से उसे ख्याल आता है कि आने वाले बच्चे की परवरिश के लिए पैसे तो हैं ही नहीं। इसके बाद गिलबर्ट डिसाइड करता है कि वो एक बैंक को लूटेगा और इसके बाद कैश वाली उस गाड़ी को याद करते हुए गिलबर्ट डिसाइड करता है कि वो अब एक बैंक लूटेगा और गिलबर्ट एक कॉस्ट्यूम एंड मेकअप शॉप से सामान लेकर भेष बदलता है और पहुंचता है रॉयल ईस्ट बैंक। बैंक में खुद को इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी ऑफिसर बताता है और क्लर्क से कहता है कि मैं इस बैंक के मैनेजर से मिलना चाहता हूं रिगार्डिंग रूटीन सिक्योरिटी चेकअप। क्लर्क गिलबर्ट को मैनेजर के पास ले जाता है। गिलबर्ट मैनेजर को कहता है कि बैंक की सिक्योरिटी में कई खामियां हैं। जवाब में मैनेजर बोलता है कि इकोनॉमी डाउन होने के कारण बैंक का बजट बहुत बिगड़ गया है, इसलिए हमने यहीं कम बजट वाले लोकल गार्ड्स रखे हैं, पर इन गार्ड्स से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक सिक्योर है। पर फिर भी गिलबर्ट पूछता है, प्रोफेशनल गार्ड ना होने की वजह से अगर कोई आकर आपसे कैश वॉल्ट खोलने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? मैनेजर कहता है, पहले तो ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर फिर भी कोई चोर आकर ऐसा करेगा तो हम उसकी बात मान लेंगे। अलार्म भी नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि पैसे से ज्यादा हमें लोगों की सेफ्टी पर ध्यान देना होता है। और फिर गिलबर्ट एक सिक्योरिटी ऑफिस में जॉब अप्लाई करने के लिए पहुंचता है। ये वही सिक्योरिटी ऑफिस है जहां के गार्ड्स रॉयल ईस्ट बैंक में बतौर सिक्योरिटी तैनात हैं। वह बड़ी चालाकी से इस बैंक में तैनात कुछ गार्ड्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेता है और उस गार्ड्स तक खबर पहुंचा देता है कि कल तुम्हारी बैंक से छुट्टी है। कल बैंक में कुछ गार्ड्स कम हो जाते हैं। अब गिलबर्ट एक प्रोस्थेटिक मेकअप की दुकान से नकली नाक और कुछ मेकअप का सामान लाकर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सीधे बैंक क्लर्क जेसिका के पास पहुंचता है। आज गिलबर्ट डर रहा है क्योंकि यह उसकी पहली चोरी है, पर खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए रॉबर्ट पूछता है बैंक कैशियर जेसिका के पास और वह जेसिका को एक चिट्ठी देता है जिस पर लिखा है एम्प्टी द वार्ड। जेसिका कहती है, क्या ये मजाक है? पर रॉबर्ट अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि ये मजाक नहीं, फटाफट पैसे निकालो। जेसिका वैसा ही करती है और रॉबर्ट पैसे लेकर पहुंचता है होटल। वो मेकअप और कॉस्ट्यूम की दुकान से लिए हुए कॉस्ट्यूम उसी दुकान में जाकर वापस कर देता है और पैसे लेकर आ जाता है अपने घर ओटावा। एंड्रिया एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही है। घर लौटने के बाद गिलबर्ट एंड्रिया को लेकर एक बड़े से आलीशान घर में आ जाता है और कहता है, आज से ये घर तुम्हारा। एंड्रिया पूछती है, तुम्हारे पास इतना आलीशान घर खरीदने के पैसे कैसे आए? गिलबर्ट कहता है, मैं वैंक्योर में मुझे मेरे पापा मिले और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ा काम दिया। एंड्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूं। एंड्रिया की डिमांड सुनकर गिलबर्ट थोड़ा डर जाता है क्योंकि वह झूठ बोल रहा है, पर वह अभी के लिए किसी तरह से बात टाल देता है और गिलबर्ट मन ही मन सोचता है कि अभी उसे बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसने बैंक से $20,000 लूटे थे, जिसमें से घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देने में $15,000 खर्च हो गए, जबकि घर $96,000 का है।
उधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव नाइट्स को एक और डिटेक्टिव रे का साथ मिल गया है और वह अब टॉमी जैसे खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाता है। इधर एक दिन गिलबर्ट टॉमी से मिलता है और उससे कहता है मुझे अर्जेंट में एक बड़ा लोन चाहिए। टॉमी गिलबर्ट को पागल समझता है, सोचता है ये कोई पागल ही होगा जो मुझ जैसे खतरनाक क्रिमिनल से लोन मांग रहा है। बट बड़ा कॉन्फिडेंट होकर टॉमी को खिड़की के पास लेकर जाता है और कहता है वो जो सामने बैंक देख रहे हो, मैं 2 मिनट के अंदर उस बैंक को लूट सकता हूं। पर इस पर टॉमी बोलता है अगर तुम बैंक लूट सकते हो तो मुझसे लोन क्यों चाहिए। गिलबर्ट जवाब देता है क्योंकि जितना पैसा मुझे चाहिए उतना किसी एक बैंक में होगा ही नहीं। आप मुझे लोन दो, मैं कनाडा के सभी बैंक लूटकर आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा, साथ में आपको पार्टनरशिप भी दूंगा। और इतना कहकर टॉमी को यकीन दिलवाने के लिए गिलबर्ट सामने वाली बैंक के पास जाता है। टॉमी विंडो से देख रहा है। गिलबर्ट बैंक के पास बने हुए बाथरूम में घुस जाता है। टॉमी को लगता है ये कोई सिरफिरा ही था, बातें तो बड़ी बड़ी। अब काम करने की बारी आई तो लगता है नर्वस हो गया, इसलिए बाथरूम में घुस गया। इतने में गिलबर्ट बाथरूम से भेष बदलकर निकलता है और बैंक के अंदर घुस जाता है। ये देखकर टॉमी और उसके लोगों को गिलबर्ट पर यकीन होने लगता है। इधर टॉमी घड़ी में वक्त देख रहा है क्योंकि गिलबर्ट कितने टाइम में निकलेगा, क्योंकि गिलबर्ट ने कहा था उसे बैंक लूटने में महज 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। उधर टॉमी के क्लब के पीछे के दरवाजे से गिलबर्ट अंदर आ जाता है और अपने कपड़ों से पैसे झाड़ते हुए कहता है कनाडा में 5000 से ज्यादा बैंक है। ये देखकर टॉमी खुश होता है और गिलबर्ट को मुंह मांगे पैसे दे देता है और फिर शुरू होता है कनाडा की बैंक लूटने का दौर। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव नाइट्स और डिटेक्टिव रे दोनों अपनी टास्क फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक पुरानी बंद कॉफी कैफे को चुनते हैं और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन कैफे। दोनों टॉमी से मिलने जुलने वालों की खबर निकालना शुरू कर देते हैं। नाइट्स को टॉमी के साथ डायमंड के बारे में पता चलता है। उधर टॉमी गिलबर्ट से कहता है कि अब तक तुमने 200 से ज्यादा बैंकें लूट ली हैं और अब हमें ज्वेलरी लूटने का प्लान करना चाहिए, जिसे गिलबर्ट यह कहते हुए मना कर देता है कि इसमें पकड़े जाने का खतरा है। टॉमी उसे एक गन देता है और उसे मोटिवेट करता है कि वह ज्वेलरी शॉप लूटे। इसके बाद जब गिलबर्ट अपने घर आता है तो वह देखता है कि एंड्रिया उसके ढेर सारे लूटे हुए पैसों के पास बैठी है। एंड्रिया उससे पूछती है कि इतने पैसे कहां से आए। गिलबर्ट ने बात को ज्यादा नहीं घुमाया और सीधे उसने न्यूज़पेपर दिखाया और एंड्रिया से कहता है कि कनाडा के अंदर जो बैंक रॉबरीज हो रही हैं वो मैं ही करता हूं। एंड्रिया को यकीन नहीं होता कि उसके सामने जो सीधा साधा आदमी खड़ा है जो जॉब ढूंढता रहता है वो कनाडा की इतनी बैंकों को लूट भी सकता है। अब एंड्रिया कहती है कि मुझे देखना है कि तुम बैंक रॉबरी करते कैसे हो। एक पल के लिए तो गिलबर्ट को भी यकीन नहीं होता कि एंड्रिया उससे क्या कह रही है। खैर अब गिलबर्ट एंड्रिया को लेकर बैंक के बाहर पहुंचता है। एंड्रिया गाड़ी में बैठी है। गिलबर्ट देखता है कि बैंक का एक ऑफिसर बैंक के बगल में स्थित कॉफी कैफे में जा रहा है। इस ऑफिसर का नाम कॉल है। फिर गिलबर्ट गाड़ी से उतरकर उसी कैफे के अंदर घुसता है। थोड़ी देर में गिलबर्ट भेष बदलकर कैफे के बाहर निकलता है। गिलबर्ट ने अब बैंक ऑफिसर कॉल का भेष रख लिया है। गिलबर्ट को एंड्रिया भी पहचान नहीं पाती है क्योंकि गिलबर्ट ने बैंक ऑफिसर कॉल का भेष बना लिया है और कॉल अभी भी कॉफी कैफे के अंदर बैठा है। अब कॉल का भेष बनाकर गिलबर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर को कहता है कि बैंक के पीछे कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं, इन लोगों पर मुझे शक हो रहा है। इतना सुनते ही सिक्योरिटी बैंक के पीछे की ओर दौड़ती है और गिलबर्ट बैंक के अंदर घुसते हुए डायरेक्ट बाथरूम में पहुंचता है और उसने अपने बैग से फायर सिलेंडर निकालकर उसकी गैस एक पॉली बैग में भर लेता है, जिस वजह से गैस सॉलिड बन जाती है और फिर वह इन्हीं सॉलिड टुकड़ों को कॉफी में डाल देता है। और अब हम देखते हैं कि कॉफी से सॉलिड गैस के टुकड़े रिएक्ट होने लगते हैं और धुआं निकलने लगता है और फिर गिलबर्ट उस कॉफी ग्लास को एयर डेक के अंदर डाल देता है और फिर देखते ही देखते पूरी बैंक धुआं धुआं हो जाती है। बाहर बैठी एंड्रिया को भी समझ नहीं आ रहा है कि तभी तक धुआं फैलने की वजह से बैंक का फायर अलार्म बजने लगता है और फायर ब्रिगेड आ जाती है। 2 फायर ब्रिगेड के लोग बैंक के अंदर घुसते हैं, जिनमें से एक थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है और सीधे एंड्रिया की तरफ आ रहा है। एंड्रिया डर जाती है।
तब तक वह गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और फिर अपने कपड़ों से ढेर सारे पैसे निकालता है। ये कोई और नहीं, रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट ने जिस सफाई से बैंक लूट ली वो देखकर तो एंड्रिया को भी यकीन नहीं हो रहा है। एंड्रिया उसे किस करने लगती है। घर पहुंचकर एंड्रिया रॉबर्ट से प्रॉमिस लेती है कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वह बैंक लूटना बंद कर देगा और इसके बाद रॉबर्ट उसे प्रॉमिस करता है और इसके बाद निकलता है सीधे टॉमी से मिलने के लिए। वह मेकअप करके जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, पर टॉमी के क्लब के बाहर सबूतों को इकट्ठा करने की जुगत में डिटेक्टिव नाइट और डिटेक्टिव रे अपनी गाड़ी में बैठकर क्लब में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए हैं। तभी क्लब के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो सीधे टॉमी से मिलता है। डिटेक्टिव नाइट भी इस आदमी के पीछे जाता है। अंदर रॉबर्ट टॉमी से कहता है कि अब मैं एक बड़ी और आखिरी चोरी करना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं एंड्रिया के साथ शादी करके सेटल होने का प्लान कर रहा हूं। टॉमी उसे अपने साथ खास आदमी विशप को भी भेजता है और रॉबर्ट से कहता है अपने साथ इसे ले जाओ ताकि ये कुछ सीखे और तुम्हारे बाद बैंक लूटने की जिम्मेदारी हम इसके कंधों पर डाल सकें। बात खत्म होने के बाद रॉबर्ट बाथरूम में जाता है और वहां से अपने फेस का मेकअप उतारकर बाहर निकलता है। बाथरूम में पहले से मौजूद डिटेक्टिव नाइट रॉबर्ट की नाक पर थोड़ा सा मेकअप का छोटा सा पीस लगा हुआ देखता है। मेकअप देखकर नाइट समझ जाता है कि जरूर यह आदमी टॉमी के साथ किसी न किसी बड़े कांड में इन्वॉल्व है और अब वह इस आदमी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तभी पुलिस टॉमी के खास आदमी डायमंड को पकड़ लेती है। फिर डिटेक्टिव नाइट की 3rd डिग्री पूछताछ में डायमंड मुंह खोल देता है और बताता है कि रॉबर्ट कनाडा की बैंकों को लूटता है और इसमें उसका साथ टॉमी भी देता है। डिटेक्टिव नाइट यहां टॉमी को पकड़ने के लिए आया था, पर अब उसके सामने एक नया चैलेंज है, कनाडा की बैंकों के लिए खौफ बन चुके रॉबर्ट को पकड़ने का। अब दिन आता है 28 अक्टूबर 1986। रॉबर्ट को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव नाइट एक बैंक के सामने खड़ा है। तभी गमलों से भरी एक वैन बैंक के सामने एक मॉल के पास आकर खड़ी होती है। शायद मॉल के ऑनर ने गमलों को ऑर्डर किया है और वैन से एक आदमी निकलकर गमलों को मॉल के सामने रख रहा है और इलेक्ट्रीशियन के भेष में मॉल के अंदर गिलबर्ट सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट कर देता है। गिलबर्ट के साथ आज विशप भी है। पहली चोरी होने के कारण विशप बहुत नर्वस फील कर रहा है। तभी मॉल का मैनेजर मॉल से बाहर निकलकर इस गमले वाले को बोलता है, मैंने ये गमले ऑर्डर नहीं किए हैं, आपको गलत फहमी हुई है, आप इसे वापस ले जाओ। तब तक डिटेक्टिव नाइट की नजर इस गमले वाले पर पड़ती है। गमले का प्लेसमेंट देखकर नाइट को थोड़ा शक होता है, पर उसका पूरा ध्यान बैंक की तरफ ही है। इतने में मॉल के अंदर रॉबर्ट एक बैग निकालता है और काउंटर पर बैठी लेडी से बैग में ज्वेलरी भरने को कहता है। विशप उस लेडी पर गन तान देता है। गन देखकर वह लेडी ज्वेलरी भरने लगती है और तभी विशप देखता है कि डिटेक्टिव नाइट मॉल की तरफ ही आ रहा है। रॉबर्ट जेब से एक रिमोट निकालता है और उसकी बटन दबाते ही बाहर रखे हुए गमलों में विस्फोट होना शुरू हो जाता है। अब डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये गमले भी रॉबर्ट द्वारा ही प्लांट कराए गए हैं। विस्फोट होते ही डिटेक्टिव नाइट को पूरा यकीन हो गया कि इस बार रॉबर्ट बैंक नहीं ज्वेलरी शॉप लूटने आया था और वह पूरी टीम के साथ मॉल में घुसने लगता है। नाइट्स को देखकर रॉबर्ट ज्वेलरी लेकर और विशप यहां से भागते हैं। दोनों शॉप से निकलकर मॉल की भीड़ में घुल मिल जाते हैं और नाइट फिर उन्हें यहां पकड़ने में नाकामयाब रहता है और यहां से गिलबर्ट सीधे एक होटल में पहुंचता है और कपड़े चेंज करके फोन बूथ से एंड्रिया को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने ड्रॉर में बहामास के 2 टिकट रख दिए हैं, वह रेडी रहे, हम शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि गिलबर्ट की यह आखिरी चोरी है। उसके बाद गिलबर्ट अपने घर जाता है और देखता है कि एंड्रिया की डिलीवरी होने वाली है। वह उसे संभालता है। तभी गिलबर्ट का पीछा करते हुए नाइट्स और रे वहां आ जाते हैं। गिलबर्ट के घर का दरवाजा बंद रहता है। नाइट्स और रे दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, पर घर अंदर खाली हो चुका होता है। गिलबर्ट पीछे के दरवाजे से एंड्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका है। हॉस्पिटल में एंड्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। गिलबर्ट को ना पकड़ पाने के कारण नाइट्स को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और गिलबर्ट एंड्रिया को कार के माध्यम से नॉर्थ कनाडा के पेम्ब्रोक सिटी में लेकर आ जाता है। दोनों एक आलीशान घर के अंदर दाखिल होते हैं। एंड्रिया पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम तो बहामास जाने वाले थे। गिलबर्ट कहता है कि पुलिस एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हमें ढूंढ रही है। ये तो टॉमी ने हमारी मदद की और पेम्ब्रोक में पहुंचा दिया और ये घर भी उसी ने हमें दिया है। इसके बाद सीन
18 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिलबर्ट और एंड्रिया दोनों बड़े आराम से यहां रह रहे हैं। तभी एक दिन टॉमी उनसे मिलने आता है। टॉमी से मिलने के बाद गिलबर्ट को पता चलता है कि डिटेक्टिव नाइट्स और रे ने अब तक गिलबर्ट का पीछा नहीं छोड़ा है। टॉमी बताता है वो तुम्हें तलाश करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगले दिन गिलबर्ट को एहसास होता है कि उसके पैसे भी खत्म हो रहे हैं। वह एंड्रिया से कहता है कि उसे एक बार फिर बैंक चोरी करनी पड़ेगी। एंड्रिया उससे कहती है कि नहीं, अब तुम ये काम नहीं करोगे, हम कुछ और कर लेंगे। रॉबर्ट एंड्रिया से कहता है मुझे बैंक चोरी करने के सिवा कुछ भी नहीं आता। और एक रात रॉबर्ट एंड्रिया के लिए एक लेटर लिखकर कनाडा के लंदन शहर पहुंचता है। दरअसल कनाडा में भी लंदन नाम का एक सिटी है। सुबह एंड्रिया को लेटर मिलता है जिस पर गिलबर्ट ने लिखा है कि वह एक काम से लंदन जा रहा है, कल तक लौट आएगा। इतने में नाइट्स और रे भी गिलबर्ट के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नाइट्स गिलबर्ट के घर पर उसका दोस्त बनकर फोन करता है। एंड्रिया फोन उठाती है और वह बताती है कि रॉबर्ट घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए लंदन सिटी गया हुआ है। नाइट्स को शक होता है कि रॉबर्ट जरूर लंदन बैंक लूटने के लिए ही गया होगा। इसके बाद जून 12, 1988 पर सीन शिफ्ट होता है। रॉबर्ट लंदन के होटल में है। यह वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट बैंक लूटने के लिए बैंक के अंदर घुसता है और वहीं दूसरी तरफ नाइट्स और रे रॉबर्ट को पकड़ने के लिए चार्टर्ड प्लेन से लंदन पहुंचते हैं। पर इससे पहले कि नाइट्स लंदन पहुंचता, रॉबर्ट बैंक लूटकर फरार हो चुका था।